जर्मन रेलवे में काम करने वाले वाहिद पाकिस्तानी इंजीनियर फहद सीमाब न सिर्फ रेलवे में काम कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान की सकाफत को जर्मनी में फ़रोग देने में अपने हिस्से के दीप जला रहे हैं। आज के जी नौजवान में हम इंजीनियर फहद सीमाब से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फहद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जर्मनी में करते क्या हैं और जर्मनी में जो भी कर रहे हैं तो कितना टाइम हो चुका है? मैं जर्मनी में अभी तो काम कर रहा हूँ जर्मन रेलवेज में एज ए प्रोजेक्ट इंजीनियर, और इस रोल में मुझे 7 महीने हो गए, लेकिन मैं जर्मनी में 5 साल से मैं पीएचडी करने गया था। तो अभी थीसिस जमा हो चुका है, बस डिफेंस 1-2 महीने में आ जाएगा, तो बस पीएचडी भी इंशाल्लाह कंप्लीट है। तो अब आजकल काम कर रहा हूँ। अच्छा, इतने बड़े मुल्क में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कितना फ़ख्र महसूस करते हैं इसको? बहुत फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि जिस तरह अभी जर्मन रेलवेज में मेरी हायरिंग हुई है, तो मैं बीइंग पाकिस्तानी, बड़े रेयर कोई पाकिस्तानी जर्मन रेलवेज में, तो बीइंग पाकिस्तानी एक बड़ी प्राउड मोमेंट है कि पाकिस्तान से वहाँ तक पहुँचना और इतनी जर्नी को तय करना, जर्मन रेलवेज में काम करना। और उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं कोट करूँगा कि मुझे रिसेंटली उन्होंने जो वहाँ के जो फॉरेन एम्प्लॉयज़ हैं उसमें फेस ऑफ फॉरेन एम्प्लॉयज़ बनाया। तो मेरे लिए भी पाकिस्तानी एक बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तानी को इतनी ज़्यादा वहाँ पे प्रमोशन मिल रही है, उतना वो कदर रिस्पेक्ट मिल रही है बहुत। जर्मनी में और पाकिस्तान की अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान में आपको क्या फेस किया और वहाँ पे आप क्या फेस करें? वहाँ पे पाकिस्तान में अगर मैं वर्क कल्चर की बात करूँ तो वहाँ के वर्क कल्चर और यहाँ के वर्क कल्चर में डिफरेंस ये है कि यहाँ थोड़ा सा हम लेग पुलिंग और इस तरह पॉलिटिक्स थोड़ी हो रही होती है। वहाँ पे ये कि आपका काम अगर 100% है तो उनको कोई गर्ज नहीं है कि आप 8 बजे आ रहे हो या 10 बजे आ रहे हो, और उनका सिर्फ काम से मतलब है। ठीक है। और फॉर एग्जांपल अभी जब मैं छुट्टी पे आ रहा था तो कंपनी ने मुझे एक फ़ोन भी दिया हुआ है, लैपटॉप भी दिया हुआ है। तो मैं अपनी बॉस से पूछा था कि ये जो फ़ोन और लैपटॉप आपने मुझे दिया है तो इसको क्या मैं साथ लेके जाऊँ, क्योंकि अगर आपको कोई काम बाद में ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ना इसको घर छोड़ के जाओ, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम्हें लॉकर दिया हुआ है, उस लॉकर में रख के जाओ, तुम्हें हम में से कोई पिछले अगले 3 हफ्ते तंग नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से छुट्टी इंजॉय करो। तो ये डिफरेंस है जो बहुत बड़ा डिफरेंस वहाँ से फील होता है कि हम तो यहाँ छुट्टी के वक्त भी कॉलें आ रही होती हैं, वो काम करते हैं तो उनको कॉलें आ रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम होगी। तो ये डिफरेंस है बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान में अंग्रेज़ों ने 1860 में रेलवे लाइन बिछाई थी, जिससे काफ़ी आसानी हो गई थी। लाइक हमारा जो दिन लगते थे जिस सफ़र में, वो घंटों में तय होने शुरू हो गया, घंटों वाला मिनटों में तय होना शुरू हो गया। लेकिन अब उस रेलवे का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तो इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि अब अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूँ, 1860 में जिस तरह आपने बताया कि रेलवेज आई थी, तो जर्मनी में भी उसी टाइम से, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले शायद रेलवेज है। लेकिन डिफरेंस ये है कि उन्होंने उसको डेवलप इन अ सेंस कि 1971 में जब हम जंग में फंसे हुए थे, तो उस वक्त जर्मन रेलवेज, हालांकि जर्मनी उस वक्त 2 हिस्सों में डिवाइड था, बिल्कुल, फिर भी उन्होंने जो 200 किलोमीटर रेल ने जो उनकी उसकी ट्रेन ने हिट किया, वो 1971 में था। तो उनका विजन इतना स्ट्रॉन्ग था। उस समय अब नुकसान ये हो रहा है कि जिस तरह उन्होंने अपना नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि उनके अब छोटे छोटे शहर जाना है, अपने किसी स्टॉप पे जाना है, छोटे छोटे स्टॉप पे रेलवे जा रही है और लोग रेलवे यूज़ कर रहे हैं। और अब तो इतना ज़्यादा इसको आगे लेके जा रहे हैं कि उन्होंने इससे प्रमोशन, अपनी जो प्रॉफिट इस तरह जनरेट करना शुरू कर दिया कि उन्होंने लास्ट ईयर जब कोविड आया था तो जर्मन रेलवेज को बड़ा धचका लगा था, क्योंकि लॉकडाउन था। बिल्कुल। तो उन्होंने इसको टैकल करने के लिए क्या किया कि उन्होंने 9 यूरोज़ का टिकट इशू किया 2 महीने के लिए। ठीक है। और उससे उनको इतना फ़ायदा हुआ कि लोगों ने गाड़ियाँ छोड़ के रेलवे यूज़ करके इतना प्रॉफिट जनरेट किया। तो यूँ विजन जो है ना, इसकी वजह से हमें इतना ज़्यादा नुकसान है कि अगर हम रेलवे को प्रमोट करें तो हमारा जो एक सफ़र हो गया, उसके अलावा कंफर्ट हो गया, उसके अलावा आपकी जो गुड्स की सप्लाई है, जो सी पैक में चाहिए, वो आपकी रेल के थ्रू इतनी जल्दी आ सकती है। तो ये हमें इसका इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी रेलवे का तो बिल्कुल कोई हाल ही नहीं है। कंफर्ट देख लें या कोई भी किसी भी उसमें देख लें, कोई हाल नहीं है, ना कोई इसके ऊपर काम करता है। तो समझ नहीं आती कि इसके पीछे ज़िम्मेदार कौन है। बस इसका तो ज़िम्मेदार तो काफ़ी, इसके पीछे लंबी, जब से ये जितने हमारे आते रहे लोग आते रहे, उन्होंने इसको, मेरे ख्याल में जो मुझे लगता है, जो मैं जब बाहर गया हूँ तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि वहाँ और यहाँ में डिफरेंस ये है कि वो जिस बंदे को जो काम आता है उसको उसी काम में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं बीइंग अ सिविल इंजीनियर हूँ तो मुझे उन्होंने टेक्निकल मैनेजमेंट में रखा हुआ, लेकिन टेक्निकल मैनेजमेंट किस चीज़ की, कि कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निकल मैनेजमेंट है सिविल इंजीनियरिंग से मेरा वही रोल है। अगर कोई बंदा जो है वो इलेक्ट्रिकल उसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो उन्होंने उसको जो उनका सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम है उसकी टेक्निकल मैनेजमेंट में लगाया हुआ। तो वहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस ये है कि वो इवन जो उनका मिनिस्टर है, जो रेलवे का CEO है, वो जो है उनकी भी PhD जो है वो इंजीनियरिंग में ही है। तो वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो क्वालिफिकेशन और जिस रूट से आप आ रहे हो, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन और डायरेक्शन है वो उस फील्ड की ही है, जिसकी वजह से वहाँ इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। क्योंकि जो बंदा
स्किल रखता है उसी को पता है कि क्या करना। बिल्कुल ऐसा हमारा और यहाँ डिफरेंस ये तो बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे तो अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है तो वो किसी ऐसी फील्ड में गया होगा जिसका कंप्यूटर से लेना देना ही नहीं है, ये चीज़ है, ये डिफरेंस। बिल्कुल। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में मैंने एक देखा था कि आपने लिंक्डइन पे एक पोस्ट शेयर की थी जिसके बाद पाकिस्तान के एक लीडर ने आपसे कांटेक्ट किया था, उसके बारे में बताएं, कौन थे वो लीडर और उन्होंने आपसे क्या कहा? मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, असल में जिसने मैंने बताया मुझे फेस ऑफ फॉरेन कम्युनिटी बनाया गया, तो मैं सीईओ के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे अंदर से प्राउड मोमेंट फील हो रही थी। मुझसे पाकिस्तान के बारे में पूछ रहे थे कि पाकिस्तान की खाने पीने की चीज़ों के बारे में, तो मुझे एक फ़ख्र महसूस हो रहा था। तो मैंने एक पोस्ट बना के शेयर की कि मैं आज से 10-12 साल पहले एक वीडियो देख रहा था रेलवेज़ की, और उस वक्त सोचा था एक छोटे से घर में लालकुर्ती के एक फ्लैट में बैठ के कि क्या मैं इतना आगे जा सकता हूँ, तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट थी। तो मैंने वो पोस्ट बना के शेयर की, तो उस पर एहसन इकबाल साहब का कमेंट आया, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैंने आगे उसको कंटिन्यूएशन में उनको कहा कि कभी भी कहीं भी पाकिस्तान रेलवेज़ को ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अवेलेबल हूँ, बल्कि मैं जर्मन रेलवेज़ को इंगेज भी कर सकता हूँ। और उस पर मेरी बॉस ने मुझे नेक्स्ट डे बुला के बड़ी शाबाशी दी कि यार आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। वो खुद मोरक्को की हैं, तो उन्होंने बड़ा शाबाश दी। बल्कि मेरे जो कुलीग जो इजिप्ट के हैं, क्योंकि इजिप्ट में जर्मन रेलवेज़ के प्रोजेक्ट हैं, इवन सऊदी अरेबिया की जो मेन फास्ट बुलेट ट्रेन है वो जर्मन रेलवेज़ ने बना के दिया, तो सारों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मगर ऐसे ने बात सबका कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा, मतलब उन्होंने रिप्लाई नहीं किया आपने जो उनके कमेंट किया? मुझे किसी ने ये भी कहा था कि उनको कांटेक्ट पर्सनली करने की कोशिश करो, जो मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे वैसे कोई लिंक नहीं था। लेकिन उनका कोई तरफ से कोई रिस्पॉन्स इसके बाद नहीं आया। उनका इंटरेस्ट होता, अगर वो चाहते कि हम पाकिस्तान की रेलवे में कुछ बेहतरी लेके आएँ तो ऑब्वियसली वो आपसे कर सकते थे कांटेक्ट, हो सकता है, बस उनका इंटरेस्ट नहीं हुआ, इस वजह से आई थिंक उन्होंने आपसे आगे कांटेक्ट नहीं किया ना। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि वो दोबारा आएंगे कि नहीं, तो उन्होंने शायद इसलिए भी कांटेक्ट नहीं किया। मे बी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है कि खुद आपके पास चल के एक चीज़ आ रही है कि ठीक है हम करते हैं, तो आपको उसको अवेल कर लेना चाहिए। लेकिन बस पाकिस्तान के हालात ही ऐसे चल रहे हैं कि बस हर किसी को अपनी पॉलिटिक्स की पड़ी हुई है, तो पाकिस्तान का कोई सोच ही नहीं रहा है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे इंटेलिजेंट जो नौजवान हैं वो मुल्क से बाहर जाते हैं, लेकिन फिर वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को सर्व करें, अपनी जो फील्ड है उनकी रेलिवेंट फील्ड है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि वो पाकिस्तान आते हैं और फिर 1 या 2 साल के बाद दोबारा वापस बाहर भाग जाते हैं? असल में मैं खुद आया था बड़े मिशन के साथ और बड़े एम्बिशन के साथ, लेकिन वही जो आप जिस तरह बता रही हैं, तो हमें ट्रीट ऐसे किया जाता है कि मतलब मैंने खुद इस तरह की बातें सुनी थी कि आप डिग्री कौन सी करके आ गए हो, यहाँ तो ये डिग्री होती नहीं है। अच्छा। यूनिवर्सिटी को यहाँ कोई जानता नहीं है, जबकि अगर आप इंटरनेशनल रैंकिंग की देखें तो इस वक्त वो यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 10 में आती है, इटली की। अच्छा। तो इतनी टॉप की यूनिवर्सिटी है। और मुझे मेरी डिग्री में लोगों ने कहा कि आप डिग्री कौन सी कर रहे हो। इंटरव्यूज़ में मुझे ये बात कोट करना शुरू की, इवन जॉब में मुझे ऐसे ऐसे टारगेट किए गए जिससे मुझे रियलाइज़ हो गया कि आई शुड गो बैक, और मुझे जो है ना अपनी एजुकेशन, जो मेरा प्लान था PhD करने का, इसको फोकस करूँ। क्योंकि 2 साल रहा हुआ था तो मुझे नज़र आ गया था उधर के वर्क एथिक्स में और यहाँ के वर्क एथिक्स में डिफरेंस, तो मेरा था इसलिए दोबारा वापस चलते हैं और वहाँ जाके अपने कैरियर को फॉरवर्ड लेके जाते हैं। मेरे ख्याल में यही रीज़न है कि सारे जो पाकिस्तानी नॉर्मली जो यंगस्टर्स हैं वो जब यहाँ आते हैं कुछ करना चाहते हैं तो उनको सिस्टम ऐसे दबाता है कि वो फिर कोशिश करते हैं कि बाहर जाके अपनी कैपेसिटी में अपना मुल्क का नाम रोशन कर। बिल्कुल, बाहर के लोग तो हाथों हाथ लेते हैं ऐसे नौजवानों को जो सर्व कर सकते हैं कंट्री को किसी अच्छे उसमें। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे एक बैकवर्ड एरिया से एक लड़का था, उसने एक गाड़ी बनाई थी जो बगैर पेट्रोल के चल रही थी। उसने मैकेनिक थे वो, उसने खुद ही बना लिए, अनएजुकेटेड थे आई थिंक वो। फिर उन्होंने आई थिंक कांटेक्ट किया था, लेकिन उनको किसी ने इंटरटेन नहीं किया इसके हवाले से। अगर वो करना चाहते तो वो कर सकते। अब अगर एक गाड़ी ऐसी है जिसको आपको पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं, वो पेट्रोल के बगैर चल रही है, उन्होंने इसको चला के भी देखा था, लाहौर तक लेके भी आए थे। लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान में कोई पूछता नहीं है टैलेंट। यहाँ पे आप एक कोई फजूल सा फिक्रा बोल देंगे और बस आप रातों रात वायरल हो जाएंगे, और जो काम की चीज़ होगी उस पर कोई आपको मतलब कि अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है, कोई देखना भी नहीं चाहेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी जिस तरह मैं देखता हूँ फॉर एग्जांपल हमारे जो इवन जो म्यूजिशियंस हो गए, जो आर्टिस्ट हैं, आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो बाहर इतनी ज़्यादा वायरल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं एक खुद कॉन्सर्ट में गया था, यूनिवर्सिटी ने कुछ बुलाया हुआ था आर्टिस्ट को, डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, और वो अपनी लैंग्वेज में गा रहे थे, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो आर्ट है। तो हम इवन हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जिस तरह की जो बाकी मैं देखता हूँ अक्सर यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स और सारे, उनको भी हम इस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह वो कोई ऐसा काम करें। मतलब तो हमारा मसला ये है कि हम किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते और उसको बढ़ने नहीं देते। और मैं जब पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मेरे साथ कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं और मैं कहता हूँ कि मतलब इसके 2 हल हैं, या तो मैं फाइट बैक करूँ, जो कि टाइम नहीं है उसका, उनको नेगेटिविटी को टैकल करने का। तो मैंने अपने अंदर ये डेवलप किया कि मुझे पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है, और जो भी नेगेटिविटी है तो मैं सारे जो हमारे नौजवान हैं जो बाहर बैठे हैं वो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर आगे बढ़ने को फोकस करते हैं, बजाय
नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते हैं, बस दूसरों को क्रिटिसाइज करना ही आता है उनको। अच्छा, एक बात मुझे ये बताएं कि काफ़ी टाइम पहले जर्मनी को पाकिस्तान ने $4,000 का उधार दिया था, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह है कि वो अब हमसे इतना आगे निकल चुके और अब हम वहीं के वहीं खड़े? असल में करप्शन के अगेंस्ट वहाँ बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। मैं जिस तरह जब वर्क एम्प्लॉयमेंट मैंने शुरू की तो मेरी जो कंपनी है रेलवेज, उन्होंने मुझे कोई 16 सेमिनार अटेंड करे करप्शन के ऊपर कि आपकी क्या लिमिट है, आपने किस किस बैरियर से ज़्यादा आप जो है आप मतलब क्या आप इवन इनफैक्ट €5 से ज़्यादा मतलब €5 तक की मैं चीज़ भी नहीं ले सकता। अच्छा। और उन्होंने इस पर भी कहा हुआ कि अगर आपकी छोटी छोटी भी गलती होगी तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट सज़ाएँ, जिसकी वजह से वो इंश्योर करते हैं कि आपका जो एक बंदा है जो उसको करप्शन के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस, जीरो पॉलिसी, क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, जिसकी वजह से वो आज कहाँ से कहाँ निकल गए हैं। और हम ब्राइबरी, करप्शन और इन सारी चीज़ों को लेके छोटे छोटे काम के लिए भी हम वहीं पे हैं, बल्कि उससे भी नीचे जाते हैं। बिल्कुल, वापस मतलब आगे बढ़ने के बजाय पीछे ही जाते जा रहे हैं। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान के कुछ लीडर्स हैं, उनको करप्शन के लिए नाम उनका बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि ये पाकिस्तान से हैं और ये करप्शन में इतना आगे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी शर्म का मुकाम है। आई थिंक सो। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल इज़ रिस्पॉन्सिबल। हमें स्टूडेंट्स को भी बताना चाहिए, लाइक हमें एजुकेशन लेवल से स्टार्ट कर लेना चाहिए करप्शन, क्योंकि हर लेवल पे हर कोई करप्शन कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जब वो ऐसा आहिस्ता आगे जाते हैं तो वो करप्शन ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और कोई पूछता ही नहीं है। बिल्कुल। मेरे हिसाब से इसके ऊपर जो है करप्शन के ऊपर आपको जिस तरह आपने कहा कि स्कूल्स होनी चाहिए, मैं जब से बाहर गया हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें मतलब हर डायरेक्शन में हर डिपार्टमेंट में एजुकेशन को अगर टारगेट करें तो 20-30 ईयर्स का प्लान करके आपको एजुकेशन अभी से ही उस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, ताकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेरी से नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो अगर कंट्रोल कर ले, क्योंकि मेरी जनरेशन में हम सारे स्ट्रगल कर रहे हैं और हम भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे से नेक्स्ट जनरेशन इसको कर सकती है, उसको अभी से करेंगे तो वो फिर कर सकते हैं, एजुकेशन पे काम करेंगे। तो अब जिस तरह फिनलैंड की मैं एग्जांपल देता हूँ, फिनलैंड ने ये किया था आज से कोई 10-20 साल पहले, उन्होंने अपनी एजुकेशन फ्री की थी। और 20 साल पहले उस वक्त फिनलैंड को इतना डेवलप्ड मुल्क नहीं था और उन्होंने एजुकेशन फ्री की थी। और आज फिनलैंड इस वक्त और वो जो यूनिवर्सिटीज़ उनकी हैं वो टॉप पे चले गई। क्यों? क्योंकि एजुकेशन के ऊपर फोकस था कि एजुकेशन अगर हम करेंगे तो हमारी कौम जो है वो कहाँ से कहाँ निकलेगी, जिसकी वजह से सारी दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। और हम एजुकेशन को बिल्कुल हमने बिल्कुल, जब हमारा बजट पेश होता है, जब हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन के ऊपर बिल्कुल ही एक ना होने के बराबर अमाउंट लगाई जा रही है, तब तो बड़ा दुख होता है उस वक्त। अगर आप एजुकेशन के ऊपर ही नहीं कर रहे हैं इतना फोकस, तो क्योंकि वही बच्चों ने आगे पढ़ के आगे आपके मुल्क के लिए कुछ करना है, अब वो बच्चे ही कुछ नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। एग्जैक्टली। तालीम के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं है, बिल्कुल फोकस नहीं है। बल्कि अगर हम एजुकेशन को अब जिस तरह हम कंटिन्यू करें एजुकेशन को, तो आपने स्टूडेंट्स को, बच्चों को विजन देना है। इवन आप अपनी इकॉनमी से बेहतर कर सकते हैं। कैसे कि जिस तरह अगर मैं अपने नेबरिंग कंट्री को देखूँ तो वो एक प्रोग्राम करते हैं, मुझे उसका नाम भूल गया, जिसमें वो यंग एंटरप्रेन्योर्स को लेके आते हैं, सामने 5 बिजनेस टाइकून बैठे होते हैं और वो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं। जब आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो वो आगे से जो टाइकून होते हैं वो बिड करते हैं कि यार हम तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे, इसमें हम इतनी कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो हमारा इतना शेयर होगा। तो वो जब बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं इंडियन दोस्त से एक दिन बात कर रहा था, मैंने उससे कहा कि यार ये आपका 5 साल का बच्चा देखेगा तो उसका दिमाग उसी वक्त 5 साल के होते हुए इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा कि यार ये बिजनेस मैं कर सकता हूँ। तो हमारा जो इवन हर डायरेक्शन में एजुकेशन पे हमें काम करने की जरूरत है। हमें टीवी पे ऐसे प्रोग्राम देने चाहिए जो बच्चे को देखेगा। तो हम टीवी पे बच्चों को क्या दिखा रहे हैं कि टिकटॉक पे लोग नाच रहे हैं, कोई उनको उठा के हमने सेलिब्रिटी बना दिया। बिल्कुल ऐसा ही, पूरी डायरेक्शन ही इस वक्त जो है ना अनफॉर्चुनेटली बहुत गलत जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, एंड पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी पिछले कुछ अर्से में हमारे बहुत से नौजवान बड़ी तादाद में मुल्क से बाहर चले गए, मायूस हैं। इसकी क्या वजह है? क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है उनके लिए, या क्या समझते हैं आप? एक तो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, जिस तरह मैं था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है। मेरे फादर खुद जो हैं उनके भी कोई पास रेफरेंस नहीं था, तो मुझे कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। मैं जब बैचलर्स के बाद भी स्ट्रगल कर रहा था, मास्टर्स के बाद भी मैं आया तो 6-7 मंथ्स कोई जॉब नहीं मिली। उसके बाद भी जो मिली पॉलिटिक्स, तो जो ये सब नौजवानों के साथ हो रहा है। कुछ जो थोड़े से स्ट्रगल से डीमोटिवेट नहीं होके अपना थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी बना के खुद सेल्फ मोटिवेट होके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, वो निकल जाते हैं। जो बेचारे रह जाते हैं वो बेचारे रह जाते हैं। तो इसमें यही है कि इसलिए निकलते जा रहे हैं कि वो आगे अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा है। मैं अगर जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी को अगले 10 साल में 10 लाख बंदा चाहिए, रेलवेज़ को अगले 10 साल में 1 लाख बंदा चाहिए, और उनके पास अप्लाई करने के लिए इतने बंदे हैं ही नहीं। वो क्या करें, गवर्नमेंट लेवल पे वो आजकल डिस्कस करें कि अपनी PR नेशनलिटी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको वो नीचे लेके आ रहे हैं, वर्क वीज़ास खोल रहे हैं। इवन अब वहाँ की लैंग्वेज जर्मन है,
वो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने पे गौर करें ताकि लोग अट्रैक्ट हो। तो जब हमारे यंगस्टर्स ये सुनते हैं, ये बातें देखते हैं, तो वो अब हर बंदे के घर में इंटरनेट है, वो सर्च करते हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, वो निकल जाते हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो बिल्कुल, और वहाँ पे आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, दूसरा आपकी जो सैलरीज हैं उनका एक बेसिक स्केल सेट है कि फॉर एग्जांपल आपका ये स्किल सेट है, आपका ये मास्टर्स है, ये बैचलर्स है, तो आपकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, और वो ये इंश्योर करते हैं। हमारा यहाँ पे ये कि जब मैं बीइंग मास्टर्स ग्रेजुएट वापस आया था, तो मेरे से ज़्यादा जो सैलरी थी वो उसी कंपनी ने उस वक्त एक बंदा हायर किया, उसकी डिप्लोमा क्वालिफिकेशन थी और उसको डबल सैलरी ऑफर की, मुझे उसका हाफ ऑफर किया। तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, इस वजह से हमारे यंगस्टर्स हैं वो डीमोटिवेट होकर वो अपनी फैमिली प्लान नहीं कर सकते, लाइफ प्लान नहीं कर सकते, अपना स्टेटस अच्छा नहीं कर सकते, तो वो बाहर जाते हैं कि यार इससे ज़्यादा बेहतर तो बाहर चले। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एंड पे हमें जो इस वक्त नौजवान देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करना पड़ रही हैं अपनी जॉब लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको जो मैं मैसेज दूंगा वो यही कि आपने जो है ना, एक तो सबसे पहले बात इमरान खान ने बड़ी अच्छी बात की हुई है जो मैं बार बार हर जगह कोट करता हूँ कि आपने घबराना नहीं है। ये बात इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद लाइफ में बड़े चैलेंजेस आए थे और मेरा उसके अगेंस्ट यही पॉलिसी थी कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिविटी में नहीं पढ़ना। कोई अगर आपको नेगेटिवली टारगेट कर रहा है, आपने उसको बजाय उससे लड़ने के, सब कुछ करने के, इग्नोर करके अपना विजन बनाना है कि 5 साल 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, आप उसको टारगेट करना है, उस एम को टारगेट करना है और उसकी तरफ काम करना है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ रिजेक्शंस आएंगी और क्या कहते हैं, आपको इवन फेलियर्स आएंगे, लेकिन आपने उससे घबराना नहीं है। बल्कि एक और बात जो मुझे अक्सर मैं कोट करता हूँ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मैं मिला था 20 मिनट के लिए, तो उन्होंने एक बात की थी मुझे कि आपने ना लाइफ में रिस्क लेने से नहीं घबराना। आपकी एक हाई लेवल की एक अच्छी जॉब लगी होगी, फॉर एग्जाम्पल आप नेस्पाक में एक अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हो, लेकिन आपकी कोई रिसर्च के बाद आपको कोई पता चला बाहर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपने वो रिस्क लाजमी लेना है, क्योंकि उसी छोटे छोटे रिस्क की बदौलत आप कहाँ से कहाँ लाइफ में निकल जाओगे। तो अपनी लाइफ में एक घबराना नहीं है और रिस्क लेने से नहीं डरना, और पॉजिटिव एनर्जी, सेल्फ मोटिवेशन के साथ कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई आप लोगों की तरह ही पाकिस्तान से ही गया हूँ, तो अगर मैं जा सकता हूँ तो आप लोग भी जा सकते हो। सिर्फ आपको क्या चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए और पॉजिटिव कंसिस्टेंसी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच फहद, आपने वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह आपको फिर जहमत देंगे कभी जब आप वापस आ जाएंगे पाकिस्तान। नाज़रीन, आज की किस्त में हमारे साथ फहद सीमाब मौजूद थे। जी नौजवान की अगली किस्त में एक नई बासलाहियत नौजवान के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।